आज विश्वविद्यालय से एक पत्र प्राप्त हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट साइंस कॉलेज दुर्ग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट श्रीमान ओपी गुप्ता ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। दूरभाष पर उनसे चर्चा हुई और उन्होंने बताया कि किस तरह से हमको अपना विषय से संबंधित वीडियो तैयार करके विश्वविद्यालय भेजना है। तो उसी कड़ी में मैं ये अपना वीडियो जो 15 से 20 मिनट तक का हो सकता है वो तैयार करके प्रेषित कर रहा हूँ, इस भावना के साथ कि बच्चों को इससे ज़रूर मदद मिलेगी। मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में 2 विषय पढ़ाता हूँ, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। तो आज मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को डिस्कस करूँगा, जिससे बच्चे परीक्षा में उसको समझकर लिख सकें, जिससे उनकी मदद हो सके। तो इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है डिमांड। इससे पहले भी चैप्टर है, इसके बाद भी हैं। तो चैप्टर वाइज मैं शुरू कर रहा हूं, क्योंकि डिमांड से अक्सर देखा गया है कि परीक्षा में प्रश्न ज़रूर आते हैं। कोई वर्ष ऐसा नहीं गया जब डिमांड से क्वेश्चन ना आया हो। तो सिलेबस में है डिमांड। डिमांड के 3 फैक्टर्स हैं: डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज हम सबसे पहले डिमांड से शुरू करते हैं कि इकोनॉमिक्स में जब हम डिमांड पढ़ते हैं तो उस डिमांड का क्या अभिप्राय होता है। बच्चे रट लेते हैं डिमांड की डेफिनेशन, लेकिन इकोनॉमिक्स में कोई चीज़ डिमांड कैसे बनती है, उसके क्या वो एलिमेंट्स होते हैं जो डिमांड शब्द का निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। जैसे डिमांड के 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। पहला पॉइंट होता है इफेक्टिव डिजायर, प्रभावशाली इच्छा। दूसरा एलिमेंट होता है सोर्सेज टू फुलफिल द डिजायर, इच्छा को पूर्ण करने के लिए साधन। और तीसरा एलिमेंट होता है एक्सपेंसिव कैपेसिटी, व्यय करने की क्षमता। तो ये जब 3 एलिमेंट एक साथ एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और तीनों का इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो वहाँ पर डिमांड शब्द बन जाता है। इसको इकोनॉमिक्स के थ्रू समझना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने पहला एलिमेंट बनाया इफेक्टिव डिज़ायर। जब डिमांड का जन्म होता है तो उसकी पहली चीज़ होती है, क्योंकि अर्थशास्त्र में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, तो डिज़ायर तो बहुत होती है, लेकिन इफेक्टिव डिज़ायर, प्रभावशाली इच्छा, जिसको हम आवश्यकता भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रभावशाली इच्छा से समझाना ज़्यादा आसान होता है, इसलिए मैंने इफेक्टिव डिज़ायर वर्ड यूज़ किया। इफेक्टिव डिज़ायर यानी जैसे एक विद्यार्थी के लिए उसकी इफेक्टिव डिज़ायर क्या है। अगर स्कूल में पढ़ता है या कॉलेज में पढ़ता है तो पेन, पेंसिल, कॉपी, ये उसकी इफेक्टिव डिज़ायर है। स्कूल में है तो ड्रेस भी उसकी इफेक्टिव डिज़ायर है। बच्चे की फीस इफेक्टिव डिज़ायर है। बच्चा स्कूल जा रहा है, उसका लंच बॉक्स इफेक्टिव डिज़ायर है। तो आमतौर पर साइकिल है या और कोई साधन है, ये सब इफेक्टिव डिज़ायर है। मोबाइल इज़ नॉट ए इफेक्टिव डिज़ायर। इफेक्टिव डिज़ायर आप विद्यार्थी के दृष्टिकोण से देखिए। अगर आप इस चीज़ को गहराई से समझ जाएंगे, इकोनॉमिक्स के व्यवहारिक पक्ष को, तो हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को जो बेफिजूल में आप खरीद लेते हैं वो शायद बंद कर दें।
और पढ़ने के साथ साथ आप अपने माता पिता को सहयोग भी करें। हर विद्यार्थी को यह समझना चाहिए कि उसकी इफेक्टिव डिजायर क्या है। मैं प्रोफेसर हूं, कॉलेज में पढ़ाता हूं, मुझे यह पता होना चाहिए कि मेरी इफेक्टिव डिजायर क्या है। क्या है मेरी इफेक्टिव डिजायर? एक प्रोफेसर के लिए उसकी किताब, कॉपी, इसी तरह से पढ़ाई से जुड़ी हुई चीजें उसकी इफेक्टिव डिजायर है। लेकिन कई बार होता है हम शिक्षक दूसरी इफेक्टिव डिजायर समझ लेते हैं। हमारी इफेक्टिव डिजायर क्या है कि हमको क्लासरूम टीचिंग जरूर करना है, और उसके लिए हमें क्या सारे साधन चाहिए, क्या सारी सुविधाएं चाहिए, वो हमको देखना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है, मैं पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा मैसेजेस भी देता हूं, बच्चे अपनी इफेक्टिव डिजायर पेन पेंसिल की जगह मोबाइल समझ लेते हैं और उनसे उनका नुकसान हो जाता है। इकोनॉमिक्स में इस तरीके की डिजायर, इफेक्टिव डिजायर का एनालिसिस नहीं होता है। आप यूटिलिटी पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं? इससे पहले चैप्टर यूटिलिटी का है, उपयोगिता। एक विद्यार्थी के लिए पेन, पेंसिल, किताब ज़्यादा उपयोगी है या पेन या मोबाइल उपयोगी है? तो नेचुरली ये कॉपी किताब ज़्यादा उपयोगी है विद्यार्थी जीवन में। तो हमको क्या समझना है? इफेक्टिव डिज़ायर। इफेक्टिव डिज़ायर किताबों में तो 2 लाइन में लिखा रहता है, लेकिन आज जब मौका मुझे मिल रहा है सारी चीज़ों को बताने का, तो मैं क्लासरूम में जिस तरह से बताता हूँ उसी तरह से आपको भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के सारे विद्यार्थियों के लिए, कि हम अर्थशास्त्र को सैद्धांतिक रूप से नहीं, परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं, व्यवहारिक रूप से भी समझें। और हमने इफेक्टिव डिज़ायर का मीनिंग, कॉन्सेप्ट समझ लिया कि इकोनॉमिक्स में, ह्यूमन बिहेवियर में इफेक्टिव डिज़ायर का क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसकी क्या अवधारणा होती है। तो मैंने जैसे अभी कहा कि हम बहुत हेल्प कर सकते हैं सोसाइटी की, परिवार की, बहुत सारे लोगों की। तो पहला पॉइंट, डिमांड के लिए आपके पास इफेक्टिव डिज़ायर। फिर उसका दूसरा पॉइंट आता है जो मैंने बताया, सोर्सेज टू फुलफिल द डिज़ायर, इच्छा को पूर्ण करने के लिए साधन। दूसरा पॉइंट, अब इफेक्टिव डिजायर है आपकी, अब इफेक्टिव डिजायर को पूरा करने के लिए आपके पास साधन होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। अभी मैंने कहा ना इफेक्टिव डिजायर, अब बाजार में आप जाते हैं, पेन 10 रुपए का भी आता है, 50 रुपए का भी आता है, 100 रुपए का भी आता है, लेकिन आपको यह देखना है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, बैकग्राउंड क्या है। अब 10 रुपए का पेन तो हमारा इफेक्टिव डिजायर है और 10 रुपए हमारे पास भी हैं भी, तो सोर्सेज टू फुलफिल द डिजायर अपन 10 रुपए का पेन खरीद लेंगे। लेकिन सामान्य तौर पर अगर आप हिंदुस्तान में देखें तो 100 रुपए का पेन विद्यार्थी नहीं खरीद सकता, ना माता पिता के पास इतना पैसा होता है सामान्य तौर पर, 90% स्टूडेंट्स। तो अगर आप पेन की जरूरत है, मैंने सर आपने तो कहा कि पेन इफेक्टिव डिजायर है, लेकिन कौन सा पेन इफेक्टिव डिजायर है, 10 रुपए का पेन या 100 रुपए का पेन? आप 10 रुपए के पेन से लेंगे या 100 रुपए के पेन से लेंगे? परीक्षा में जो आप प्रश्न पूछा जाएगा उसका आप सही जवाब लिखेंगे, उसी पे उत्तर आपको नंबर मिलेंगे। ये नहीं कि 100 रुपए के प्रश्न, 100 रुपए के पेन से आपने किसी प्रश्न को लिख दिया तो आपको ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। सही प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए। तो सोर्सेस टू फुलफिल द डिज़ायर, जो पेन डिज़ायर है, उस पेन की डिज़ायर को पूरा करने के लिए जो पैसा आपके पास चाहिए वो पैसा होना चाहिए। अगर 100 रुपया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने व्यवहारिक पहलू आपको बताया कि ऐसा नहीं कि सर ने बोला या क्लास में बताया कि इफेक्टिव डिज़ायर पेन है तो हमने पिताजी से कह दिया 500 रुपये का पेन दिलवा दो। मतलब समझे, इसका ये मतलब है। तीसरा पॉइंट आता है एक्सपेंसिव कैपेसिटी, व्यय करने की क्षमता। अब इफेक्टिव डिज़ायर भी है, सोर्सेज टू फुलफिल द डिज़ायर भी है, आपके पास पैसा भी है, लेकिन क्या होता है, ये तो सब चीज़ें हो गई, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ये दोनों चीज़ें होती हैं तब भी हम उस चीज़ को नहीं खरीद पाते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप घर से निकले, रास्ते में आपका मित्र मिल गया, दोनों कॉलेज में आ रहे थे या स्कूल आ रहे थे, आपने अपने मित्र से कहा कि भाई मेरे को पेन खरीदना है, दुकान पे रुक जा। तो मित्र ने कहा नहीं यार क्यों खरीद रहा, मेरे पास 2 पेन है, तू एक मेरे से ले ले। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ले लिया, वो पेन नहीं खरीदा, तो वो डिमांड नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक आप दुकानदार के पास नहीं जाएंगे, उस पेन को खरीदेंगे नहीं, वो एक्सपेंसिव कैपेसिटी की कैपेसिटी में नहीं आएगा, तब तक वो डिमांड नहीं बनेगा।
डिमांड कम बनेगा, इफेक्टिव डिजायर, सोर्सेज टू फुलफिल द डिजायर, एक्सपेंसिव कैपेसिटी, यानी आपने पेन खरीद लिया, देन डिमांड का निर्माण हो गया, मांग बन गई। अब आगे उसका अध्ययन शुरू हो जाएगा। यानी कहने का मतलब, मेरा बताने का मतलब ये है कि ये तीनों चीजें जब एक साथ एक जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं तो वहां पर डिमांड बन जाता है। वो उसको हम अर्थशास्त्र में मांग कहते हैं। इन तीनों चीजों का एक साथ पूरा होना बहुत जरूरी है, तभी वो मांग कहलाती है। और कई बार इस तरह से हम जब मांग को नहीं समझ पाते हैं तो जब थोड़ा सा प्रश्न इधर उधर से आता है तो हम कुछ लिखना कुछ और होता है, लिख कुछ और आते हैं। यानी कहने का कॉन्सेप्ट यहां पर, बताने का कॉन्सेप्ट यहां पर यही है कि जब आप डिमांड पढ़ते हैं तो ये तीनों चीजों का, इफेक्टिव डिजायर, सोर्सेज टू फुलफिल द डिजायर और एक्सपेंसिव कैपेसिटी, यानी प्रभावशाली इच्छा को पूर्ण करने के लिए साधन और व्यय करने की क्षमता, ये तीनों चीजें मिलकर मांग बनती हैं। इस तरह से यदि हम समझेंगे तो फिर वहां का मांग का निर्माण होगा। उससे फायदा ये होता है कि अगर आपने दुकान पर गए और आपने पेन नहीं खरीदा, दुकानदार अपने आपकी डिमांड के अनुसार अपना सप्लाई रेशो तय करता है कि मेरी दुकान से 10 पेन बिकते हैं तो वो 10 पेन रखता है। मालूम है कि 10 पेन बिकते हैं, एक महीने में 300 पेन बिकते हैं, उसके हिसाब से स्टॉक रखता है। जिस देश में जितना परफेक्शन डिमांड में होगा वो देश उतना ज़्यादा डेवलप होगा, वो बिजनेसमैन उतना तेजी से प्रोग्रेस करेगा। जितनी हमारी डिमांड की एक्यूरेसी जितना बेटर होगी, इकोनॉमिक्स में 100% तो कुछ होता नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। तो जितनी अच्छी एक्यूरेसी होगी वो उतना अच्छा हम सरकार प्लान करेगी, डेवलपमेंट करेगी कि भाई इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इतनी चीज़ हमें प्रोडक्शन में लानी चाहिए। ये केवल मैंने पेन का एग्जाम्पल दिया, ऐसी बहुत सारी सभी चीज़ों पर लागू होता है। जो हमारे स्टैटिस्टिकल डेटा बनते हैं वो डिमांड बेस्ड ही होते हैं कि एक देश में इतना आदमी लोहे की खपत करता है, इतने कपड़ों की खपत होती है, इतने लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, इतने लोग मीठा खाते हैं, इतने लोग नमक खाते हैं। ये कहाँ से आता है? हमारी डिमांड का जो परफेक्शन जो मैंने आपको बताया, इसी से तो आता है। इसलिए जितने हम इस चीज़ों में समझदार बनेंगे, हम जितने रेशनल रहेंगे, जितने हम विवेकशील बनेंगे, उतना ज़्यादा फायदा हमको अपने देश के डेवलपमेंट के लिए होगा। अब आपने पेन नहीं खरीदा तो वो कहेगा भाई 9 की डिमांड है, उसको तो सपना नहीं आ रहा है कि आप पेन खरीदने वाले थे और आपने नहीं खरीदा। तो बताने का पर्पस, समझाने का पर्पस ये था कि आगे हम और इसके बाद स्टडी करेंगे कि इसके बाद हम ये देखेंगे, अगला चैप्टर जो होगा हमारा, आज मैं यहीं पर समाप्त करता हूं क्योंकि पहला दिन है मेरा। मांग के वो सबसे ज़्यादा वस्तु का मूल्य प्रभावित करता है, लेकिन हम और ये देखेंगे कि मूल्य के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो मांग को प्रभावित करती हैं, वो हम अगले टर्न पर देखेंगे। उसमें कुछ 6-7-8 पॉइंट्स हैं, उनको मैं पॉइंट्स को लेता जाऊंगा और आपके बीच में डिस्कस करता जाऊंगा। तो जब नेक्स्ट मैं क्लास लूँगा, जब मैं नेक्स्ट सेशन लूँगा वीडियो का, तो उस समय मैं ये आपको बताने की कोशिश करूँगा कि मांग को कीमत के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं। थोड़े उदाहरण देकर आपको ये सारी चीज़ें समझाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।